दोस्तों, एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट को क्रैश हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। और इसके साथ यदि आप देखें, जो ब्लैक बॉक्स डेटा है वो अब दिल्ली के लैब में डाउनलोड कर लिया गया है और इसके साथ कहा जा रहा है अब इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चलेगी। क्या हुआ पूरा का पूरा सीक्वेंस में, कैसे कब क्या हुआ, ये वापस से हम बेहतर समझ पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा। और इसके साथ दोस्तों, यहाँ पे एक कुछ अलग सा हुआ। यूएन इन्वेस्टिगेटर्स आईसीएओ के वो स्वयं आके कहे हमको भी इन्वेस्टिगेटर बनना है इस पूरे मामले में। भारत ने इनको मना कर दिया है। वहीं यदि आप देखें तो लोग पूछ रहे हैं इनको मना कर दिया तो यूएस के इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर रहे हैं इस केस में, इनको क्या हम प्रेशर में दब के अलाउ कर रहे हैं या कुछ और कारण है, क्या आईसीएओ के कुछ रूल्स ऐसे हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो इस पर मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इंडिया ने यूएन एविएशन इन्वेस्टिगेटर को मना कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप देखें तो जो डेटा है वो पूर्ण रूप से डाउनलोड हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की लैबोरेटरी में यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्लैक बॉक्स को यूएस भेजेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे भारत के दिल्ली में ही डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैबोरेटरी है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उड़ान भवन जो सफदरजंग एयरपोर्ट में है उसी की प्रीमाइसेस में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे हमने नहीं सोचा होगा कि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप जान के शायद आपको भी अचरज होगा कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है इसका इनॉग्रेशन केवल कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 में हुआ था और शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी जरूरत इतनी जल्दी आन पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो जरूरत थी इनकी सेवाओं की वो अभी हमें लग रही है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो क्रैश हुआ है इसके साथ पहला सवाल है अब कितने दिनों में इन्वेस्टिगेशन होगा, अब क्या टाइमलाइन रहने वाली है। दूसरा सवाल दोस्तों, यहाँ पे यूएन को हमने क्यों रिजेक्ट किया। अगर यूएन को रिजेक्ट किया है, उनके इन्वेस्टिगेटर्स को मना किया है, तो यूएसए के इन्वेस्टिगेटर्स को क्यों अलाउ किया गया है, क्या है पूरी कहानी। आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जरा जानते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है ब्लैक बॉक्स में। देखिए, जैसा आपको शायद मालूम होगा, मैं एक बार वापस जल्दी से बता देता हूं। ब्लैक बॉक्स दोस्तों दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जैसा नाम से पता चल रहा है, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं क्रू मेंबर्स के बीच में, पायलट जो बात कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो बात हो रही है, वो सब इसमें स्टोर होता है। 2 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम होता है। क्रैश होने के 2 घंटे पहले जो भी बातचीत हुई है सब इसमें सेव्ड होता है। दूसरा अगर आप देखें तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। इसमें फ्लाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के डेटा रहते हैं कि क्या टेम्परेचर है, क्या स्पीड है, क्या एल्टीट्यूड है, क्या ट्रेजेक्टरी है। 25 घंटे का डेटा किसी भी क्रैश के पहले का इसमें सेव्ड रहता है। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बड़े ही मजबूत प्रकार से बनाया जाता है कि ये कितना भी टेम्परेचर सह ले, पानी के अंदर भी सरवाइव कर जाए। अब दोस्तों, इसको इन्वेस्टिगेटर्स ने इस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ये सारे डेटा जो है इसको डाउनलोड कर लिया गया है। इंडिया के सिविल एविएशन मंत्रालय ने स्वयं ये कहा। और इसके साथ जो प्रोब है कि आखिरकार क्या हुआ, 650 फीट की एल्टीट्यूड के पर पहुंचने के बाद क्यों अचानक से एल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है शायद इंजन के थ्रस्ट में इश्यू आया, तो उस पर भी फोकस बना रहेगा। उसके रिलेटेड क्या डेटा हमारे पास आ रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो ब्लैक बॉक्स है इसको डिकोड किया गया है। दिल्ली में ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि डेटा पूर्ण रूप से आ चुका है, डाउनलोड कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स का डेटा है, कुछ यूएस जाने की आवश्यकता यहां पर नहीं थी। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि 7 से 10 दिन के टाइमलाइन में कहीं ना कहीं क्या इंसिडेंट्स हुए हैं इसको हम वापस रिक्रिएट कर पाएंगे और कैसे ये फेटल एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण रहा, ये हमारे पास कुछ बेहतर जानकारी इसकी हो जाएगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है यहाँ पे यूएन इन्वेस्टिगेटर्स को क्यों मना किया गया। दरअसल दोस्तों, अगर आप यूएन की बात करें तो यहाँ पे जो संस्था है दोस्तों ये आईसीएओ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। 1944 में बनाई गई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और ये दोस्तों सिविल एविएशन को ओवरसी करता है। यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब दोस्तों, इन्होंने कहा कि देखिए एक अनयूजुअल स्टेप किया, ये यूजुअल नहीं है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे भी एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो भारत में है, उनको भी रोल दिया जाए कि वो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करें। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर क्रैश क्यों हुआ जिसमें 270 लोगों की जान गई। इंडियन अथॉरिटीज ने मना कर दिया। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आईसीएओ के इन्वेस्टिगेटर्स पहले भी काम कर चुके हैं कुछ क्रैशेस में। जैसे कि आप अगर देखिए, जो मलेशियन प्लेन 2014 में गिरा था, वैसे ही यूक्रेनियन जेट लाइनर 2020 में, आपको याद होगा, ईरान ने माना था कि हाँ हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने गलती से यूक्रेन के प्लेन पर मिसाइल चला दिया था जिस वजह से वो गिर गई थी। तो उसका भी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें यूएन की आईसीएओ का भी रोल रहा था, उन लोगों ने भी मदद किया था। लेकिन तब किया गया था जब जो देश में जहां पे एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने आईसीएओ से मदद मांगी थी।
यहाँ पे दोस्तों इस वजह से इंडिया ने ऑफर रिजेक्ट किया है, क्योंकि पहली बात यह है जो आईसीएओ का रोल एंड प्रेसिडेंट है वो ये नॉर्मल नहीं है। आईसीएओ ने अनयूजुअल स्टेप यहाँ पर लिया है, क्योंकि इससे पहले तभी आईसीएओ के इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब उनको इन्विटेशन दिया जाए, फॉर्मली इनवाइट किया जाए, जैसा प्रीवियस केसेस में हुआ है। आईसीएओ ने कहा हमारा एक यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर हमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए इस इन्वेस्टिगेशन में। भारत ने कहा हम आपको न्योता थोड़ी दे रहे हैं, आप खुद क्यों आ रहे हैं। तो जो रूल है वही रूल का पालन करें। दूसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सोवरेनिटी एंड कंट्रोल भी चाहते हैं। यहां पे हम नहीं चाहेंगे कि ये जो हाई प्रोफाइल केस है ये कोई और संस्था इसको ओवरसी करे। तो ये नेशनल ट्रेजेडी है जो हमारे साथ हुआ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसको अननेसेसरी इंटरनेशनलाइज करें। तो यहाँ पे हमारी संस्थाएं जो है वो मोर देन कैपेबल है, वो कह रही है कि हम इसको करेंगे, हम ही ओवरसी भी करेंगे। अननेसेसरी पॉलिटिसाइजेशन हमें इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चाहिए इस मामले का, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, आईसीएओ के रूल्स हैं वो क्लियरली एनेक्जर 13 जिसमें कहता है कि कोई भी एविएशन ट्रेजेडी होती है तो उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, वो बड़ा क्लियर है। जो भी स्टेट ऑफ अकरेंस है जहां पे ये क्रैश हुआ है, इस केस में भारत में हुआ है, तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन की, और डिस्क्रिशन है एक्सटर्नल असिस्टेंस उसे लेना है या नहीं लेना है। तो इस केस में आईसीएओ एक एक्सटर्नल पार्टी है जो कह रहा है कि हम असिस्टेंस देना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर है हम ले या रिजेक्ट करें। और इसी वजह से मोस्ट लाइकली हमारे जो सिविल एविएशन मंत्रालय है उन्होंने इसको मना कर दिया होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रेसिडेंस नहीं है। तो आप कुछ अलग कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग नहीं करना है, जो रूल है उसी हिसाब से चलते हैं। पर यहां पर सवाल आएगा, यूएन को मना किया तो यूएस को क्यों अलाउ किया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, उनके इन्वेस्टिगेटर्स ऑलरेडी इंडिया को असिस्ट कर रहे हैं। भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो मैंने आपको बताया सफदरजंग न्यू दिल्ली में स्थित है, उनको मदद किया जा रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, अगेन इसके पीछे भी कारण वही है। आईसीएओ का एनेक्जर 13 है जो कहता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो इन रूल से गाइडेड होगा, जिसमें पहला तो ये है कि देखिए जिस देश में एक्सीडेंट हुआ है उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, वो देश जिसके प्लेन का डिजाइन है, जहां पे वो प्लेन डिजाइन हुआ है, जहां वो प्लेन मैन्युफैक्चर हुआ है, वो स्टेट ऑफ डिजाइन एंड स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर के पास भी अधिकार है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा इस इन्वेस्टिगेशन में, टेक्निकल एक्सपर्टीज वो देगा। यहां पे दोस्तों अगर हम इस प्लेन की बात करें जो दुखद हादसा हुआ है, वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है, बोइंग अमेरिकन कंपनी है। यहां पे दोस्तों इंजन की बात हो रही है तो उस प्लेन की इंजन जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाई है, तो इसलिए दोनों ही पार्टीज यूएस के हैं। इसी वजह से यूएस की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रही है और इनको बोइंग और जीई से भी असिस्टेंस दिया जा रहा है। तो ये कारण है जिस वजह से यूएस इन्वेस्टिगेटर्स ऑन बोर्ड है। आईसीएओ के रूल्स के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। एनटीएसबी दोस्तों, यहाँ पे जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है यूएस की, इनका रोल केवल सपोर्टिव होगा, ये भी क्लियर है। जहां पे लीडिंग रोल वही उसी देश का होगा जहां पे ये अकरेंस हुआ है, जहां पे वो क्रैश हुआ है, और इसीलिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की भारत की होगी। बाकी हाँ, इनको अधिकार है, वो मदद दे सकते हैं और हमको लेना पड़ेगा यदि वो मदद ऑफर कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वो भी जानना चाहेंगे कि क्या गलती हुई है, ताकि वो अपने डिजाइन वगैरह में चेंजेस ला सके। हालांकि यहाँ पे अच्छे से हम सब ने चर्चा की है इस पे भी कि बोइंग से पास्ट में भी काफी ज्यादा विसल ब्लोअर्स ने काफी उंगलियां उठाई हैं। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पे अब जब ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं डाउनलोड हो चुका है, तो अब यही है कि क्या कॉज रहा क्रैश का वो हमें पता चले, और एट द सेम टाइम किसकी गलती रही है उसको हम आइडेंटिफाई करें, लेसन्स लर्न करें, और जो नेसेसरी चेंजेस चाहिए वो नेसेसरी चेंजेस लाएं, ताकि मिस्टेक दोबारा कभी भी इस स्केल पे रिपीट कभी भी ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप लोगों को याद देना चाहूंगा, पिंड कमेंट में लिंक है, केवल ₹1 में, जी हाँ केवल ₹1 में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा कुछ क्लासेस ली जा रही हैं, जिसमें आप देखें तो उन्होंने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे जिससे वो एग्जाम क्लियर किए। जीएस पेपर 1 स्ट्रेटेजी क्या थी, पेपर 2 स्ट्रेटेजी क्या थी, एथिक्स स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे 130 प्लस मार्क्स स्कोर करें, टीएसआईआर ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, नोट्स कैसे बनाना है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री कैसे वो उसको आप टैकल करें। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं अलग अलग, इन सब को टॉपर्स वो कैसे मैनेज किए, आप उनसे डायरेक्टली सीख सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक है, केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए हैं। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लाए हैं ₹19,999 में, जिस कीमत पे जैसा आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। दोस्तों ये कीमत
19,999 की प्लस 12 मंथ अप टू फ्री एक्सटेंशन है। ये ऑफर 30 जून तक है। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आप 2026, 2027, 2028 के अलग अलग बैचेस हमारे चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हम कॉम्बो फीचर भी लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो इसके साथ कंप्लीट GS कंप्लीट ऑप्शनल की तैयारी आपकी हो जाएगी केवल 27,999 रुपए में। अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए 31,999 रुपए में आइकनिक सब्सक्रिप्शन है ऑन यूजिंग द कोड KC10।